की या निवडणुकीमध्ये लक्ष काय, टार्गेट काय, ते अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आहे. पण काँग्रेस राष्ट्रवादी टार्गेट करत असताना स्वाभाविकपणे भारतीय जनता पक्षाला काही आरोप होत असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण झालं पाहिजे. आम्ही कोणाच्या पाठीत खंजीर खुपसलेला नाही. जी चर्चा झाली ती चर्चा समोरासमोर बसून झाली. जी चर्चा झाली ती खऱ्या अर्थाने जागा घेऊन झाली. आणि भारतीय जनता पक्षाचं म्हणणं का की गेल्या 20-25 वर्षाच्या 33 जागांवर शिवसेना आपलं डिपॉझिट घालवते आहे. ज्या 19 जागा भारतीय जनता पक्ष सातत्याने हरतोय या जागांच्या मध्ये काही आपण देवाणघेवाण करू शकतो का? आणि त्या जर देवाणघेवाण आपण करू शकलो तर आपल्याला त्याचा फायदा होईल, काँग्रेस राष्ट्रवादीचं नुकसान होईल. आणि म्हणून काही आग्रह केला तर तो आग्रह का मंजूर केला म्हणजे मला माहिती. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला युती हवी होती. भारतीय जनता पक्षाने युती टिकवण्याचा अखेरपर्यंत प्रयत्न सातत्याने केला. शेवटी जे फॉर्म मला 2 दिवस लागले आता अजून ताकद ठेवण्यात अर्थ नाही. कारण शेवटी याचा लाभ काँग्रेस राष्ट्रवादीला झाला असता. भाजप पक्ष शिवसेना लाभ होण्यापेक्षा काँग्रेस राष्ट्रवादीला लाभ त्याचा अधिक होईल हा विचार करून कोर कमिटीने त्याची संध्याकाळी आदरणीय नाथाभाऊ खडसेंनी माननीय उद्धवजींना फोन करून सांगितलं की खूप प्रयत्न केले, सातत्याने चर्चा केली. ऐन मोक्याचा वेळ चर्चेमध्ये आपण सर्वांनी म्हणून दिला. पण त्यामध्ये प्रयत्न करून सुद्धा यश येत नाही. तर लेट अस ऍग्री दॅट वी डिसएग्री. आणि असं करून काँग्रेस राष्ट्रवादीवर हल्ला करायला सुरुवात केली. आणि त्यामुळे राज्यामध्ये जनतेमध्ये फिरत असताना जाणवतं. आज सकाळी सुद्धा मी सांगलीच्या आटपाड्याला गेलो, मग पलूस कडेवाडला गेलो. दक्षिण भारतातील माजी मुख्यमंत्र्यांच्या माजी मुख्यमंत्री पण का राष्ट्रपती राजवट आहे, पृथ्वीराज बाबा मुख्यमंत्री नाही. जरी ते जाहिरातीमध्ये सही करतात मुख्यमंत्री म्हणून तर ती जुनी फिल्म आहे समजा. तर त्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात गेलो, मावळमध्ये गेलो, त्याच्यात मराठवाड्यात गेलो. सर्व दूर जनतेचा मी एक मूड पाहतोय की काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेनाची युती नाही. कुठेतरी मनसेच्या बाबतीत स्थानिक पक्षाची पंचकोटी 6 कोटी लढत आता होते. आणि या 6 कोटी लढतीच्या वेळी आता जनतेचा मूड असा बनतोय की महाराष्ट्रामध्ये आता आघाडी आणि युतीच्या सरकारला पूर्ण विराम देऊया आणि एक अतिपूर्ण बहुमत भारतीय जनता पक्षाच्या हातात देण्याची मानसिकता आलेली आहे. आणि आज तर सकाळी मोदींनी महाराष्ट्रात उतरल्याचं जे वक्तव्य केलंय की मी महाराष्ट्राचा सुद्धा विकास करू इच्छितो. दिल्लीमधून जर मला महाराष्ट्राचा विकास करायचा असेल तर स्वाभाविकपणे अशी माणसं निवडून आणा की स्वाभाविकपणे मी पाठवलेला विकासाचा नीट करतील. आणि भारतीय जनता पक्षाची समिती आहे. महाराष्ट्र मोठा भाऊ आहे, गुजरात हा छोटा भाऊ आहे. गुजरातचा जो विकास केला त्यावर अधिक महाराष्ट्राचा विकास करू हे नरेंद्र मोदींचं वक्तव्य छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. मला असं वाटतं आवश्यकता लोकांना याचं उत्तर पूर्ण मिळालं. आणि मोदीजींना काय छत्रपती शिवाजी महाराज निवडणुकीच्या वेळी आठवलं. गुजरातच्या सुरतमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा लावायला विरोध होत होता. का? तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणे सुरत. पण नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोठा पुतळा सुरतमध्ये लागला. त्यावेळी काय मोदींना असं माहित नव्हतं की अशी राज्याची स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होईल. खऱ्या अर्थाने छत्रपतींचे अनुयायी असणारे मोदीजींनी पाहिलं. रायगडावर गेले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीजवळ दर्शन घेतलं, मीडियाने फोटो काढले. आणि मग मोदीजींनी देवेंद्रजींनी मला सांगितलं की सगळे लोक खाली 2 मिनिटं थांबतात. आणि मग मोदीजींनी डोळे बंद करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीजवळ ध्यानस्थ झाले. 2 मिनिटं करता करता 15 मिनिटं झाली. शांत डोळे बंद करून मोदीजी छत्रपती शिवरायांच्या समाधीजवळ एक शक्ती प्राप्त होती.
मुझे नहीं पता आप इस प्रकार जो महावंदन कर रहे थे क्या बस छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही हमें मांग की है कि आप में जो शक्ति थी उस शक्ति का कुछ अंश आप मुझे सौंप दो ताकि हिंदुस्तान में एक अच्छा परिवर्तन मैं कर सकूं ही त्यांची छत्रपती शिवाजी महाराजांची भक्ती होती आणि त्यामुळे आम्ही जर नारा दिला शिवछत्रपती का आशीर्वाद चलो चले मोदी के साथ तर खऱ्या अर्थाने छत्रपतींच्या अनुयायांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं आव्हान या महाराष्ट्राच्या 17 कोटी 80 लाख मला एवढंच आज मुंबईच्या जनतेला आवाहन करायचं आहे प्रश्न अनेक आहेत प्रश्न असंख्य आहेत आणि या सगळ्या प्रश्नाला सामोरं जात असताना नरेंद्रभाई मोदींचं मार्गदर्शन आम्हाला भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्राच्या टीमला होणार आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राच्या टीम मधली तरुण मंडळी या राज्याचा कारभार हाकणार आहे आणि मला असं वाटतं की जे प्रश्न आपल्या समोर आहेत या राज्यावर 3 लाख कोटीचं कर्ज झालंय तरुणांना रोजगार नाही महिलांवर बलात्कार होत आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे 24 तास वीज मिळत नाही अनुसूचित जातीच्या समाजाचा येणारा निधी 7,000 कोटी अन्यत्र वळवला गेला आहे आदिवासींच्या विकास योजनेला भ्रष्टाचार चालला आहे आणि ज्या पद्धतीने गेल्या 15 वर्षामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकार चाललंय 11,88,000 कोटीचा भ्रष्टाचार या काँग्रेस राष्ट्रवादीने केलेला आहे या प्रत्येक पैशाचा हिशोब आम्ही निवडणुकीनंतर सरकार आल्यानंतर घेणार आणि ज्यांनी ज्यांनी भ्रष्टाचार केलाय त्या सगळ्यांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगून टाकतो अजित पवार काल म्हणाले मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 15 दिवसामध्ये काही बिल्डर लोकांच्या सह्या केल्या आणि या ज्या फाईलवर सह्या केल्या त्यामध्ये अजित पवारांचा म्हणण्याचा भाव होता की अर्थपूर्ण व्यवहार झाले आज या ठिकाणी घोषित करतो देवेंद्रजी आपण सर्व समाजाला सांगितलं पाहिजे आठवले साहेब आपण सर्वांना सांगितलं पाहिजे की हा जो उपमुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला आहे की तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेवटच्या 15 दिवसांमध्ये बिल्डर लोकांच्या ज्या सह्या केलेल्या आहेत त्याची एसआयटीच्या मार्फत आपण चौकशी पृथ्वीराज चव्हाणांची केली पाहिजे आणि दूध का दूध पाणी का पाणी जनतेसमोर आलं पाहिजे आणि स्वतः कबूल देतात जर अजित पवारच्या फाईलवर सह्या केल्या असत्या तर जेलमध्ये गेला याचा अर्थ भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याची कबुली पृथ्वीराज बाबा दिली ना त्याची फळं तुम्हाला भोगावी लागतील आणि म्हणून मुंबईच्या जनतेला पुन्हा हे आवाहन करतो की आपण जे भरभरून लोकसभेला दिलाय जो आपण भरभरून विश्वास भारतीय जनता पक्षाला दाखवला जो आपण विश्वास नरेंद्रभाई मोदींवर दाखवला तसाच विश्वास आपण या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी निपाय महायुतीच्यावर दाखवा एवढं आवाहन करून माझा बोलणं संपवतो धन्यवाद जय जय महाराज इस हिंदुस्तान में हर बार 2 राष्ट्र पुरुषों का जिक्र होता है एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज और इस हिंदुस्तान को जिन्होंने राज्य घटना दी जिनका जिक्र होता है राष्ट्र पुरुष करके ज्यांच्या आचारांवर आणि ज्यांच्या विचारांवर संपूर्ण हिंदुस्तान विश्वास ठेवत आला आहे ते म्हणजे या हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
यांच्या विचारांवर, यांच्या आदर्श जीवनावर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये असलेल्या आंबेडकरी समाजाला दिशा देण्याचं काम त्यांनी केलं. वेळोवेळी आपल्या समाजामध्ये जाऊन समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात लढा दिला. मग महाडच्या 14 तारखेचा आग्रह असेल, लढा असेल, तो लढा या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकांसमोर पुन्हा उभा केला. मग नाशिकच्या काळाला मंदिराच्या प्रवेशाचा लढा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लढलेला असेल, पण या महाराष्ट्रातील जनतेला आणि हिंदुस्थानातील जनतेला ते लढे त्यांनी पटवून दिले. त्यांचं नाव आहे ज्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले सन्माननीय खासदार श्री रामदास आठवलेजी. मी विनंती करतो की ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित समाज हिंदुस्थानामध्ये आहे, ज्यांच्या जीवनावर आधारित आंबेडकरी समाज आज काम करतोय आणि त्या आंबेडकरी समाजाला न्याय देण्याची भाषा वेळोवेळी जर आपण केली असेल तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय रामदासभाई आठवले यांनी केले आहे. मी आजच्या भारतीय जनता पार्टीने महायुतीच्या जाहीर सभेमध्ये उपस्थित असलेल्या लाखो लोकांना विनंती करतो की रामदासभाई आठवले यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करावं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या महायुतीची सभा, भव्य अशा पद्धतीची सभा, ऐतिहासिक सभा रोडच्या मैदानामध्ये होत आहे. मैं देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे जी और सब लोग, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी जी, हम गांव-गांव में घूम रहे हैं लोगों को बताने के लिए. हम लोग गांव-गांव और गली-गली में घूम रहे हैं लोगों को बताने के लिए. नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए. नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और कांग्रेस और राष्ट्रवादी को 15-20 साल के लिए हटाने के लिए. आम्ही सर्वांना एकत्रित आलेलो. भीमशक्ती जी आहे, भीमशक्ती ही कुठे आहे हे तुम्ही आता पाहिलेलं आहे. भीमशक्तीवर आरपीआयवर योग्य निर्णय घेण्याची पाळी आली. आमचे मित्र बाजूला होऊ नये अशी अपेक्षा होती, पण हे जुने मित्र वेगळे झाले आणि मग माझ्या प्रश्न होता की काय कोणासोबत दोघे मित्र म्हणत होते की तुम्ही आमच्यासोबत आलं पाहिजे. मी अगोदर म्हणालो मी काय तुमच्यासोबत येत नाही, तुम्ही माझ्यासोबत या. दोघे मित्रच होते, परंतु मला शेवटी नाही खावा. उद्धवजी माझे मित्रच होते आणि देवेंद्र फडणवीस असो किंवा नितीन गडकरी असो, नरेंद्र मोदी साहेबांची माझी कधीच ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेपासून त्यांची माझी ओळख आहे. आणि मला काहीतरी मिळण्यापेक्षा माझ्या समाजाला केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे. 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष ते काही राहत नाही. आणि मग दलितांना आर्थिक न्याय द्यायचा असेल, सामाजिक न्याय द्यायचा असेल, शैक्षणिक न्याय द्यायचा असेल आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेचा भारत जर खरा उभा करायचा असेल तर भाजपला पाठिंबा दिला पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका मी माझ्या लोकांनी. सगळे माझे मित्र होते, परंतु मी तुम्हाला एवढं सांगतो की नरेंद्र मोदी आणि आम्ही सर्वांनी हातात घेतलेलं आहे. नरेंद्र मोदी आणि आम्ही सर्वांनी हातात घेतलेला आहे झाडो. 15 तारखेला पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवारांना मंत्रालयाच्या बाहेर काढू.
की आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भारत उभा करण्याचं वचन मला दिलेलं आहे. या देशातल्या सगळ्या जातीतल्या धर्माच्या लोकांना न्याय मिळवून देण्याचं आपण ठरवलं आणि नरेंद्र मोदी यांनी विकासाची भूमिका मांडली. 1 ते 25 कोटी जनतेच्या विकासाची भूमिका आणि सरकार आता झालेलं आहे. एकदम विकासाच्या दिशेने आम्ही पुढे चाललो. या देशातल्या तमाम जनतेला न्याय द्यायचा, परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय देण्यासाठी काय केलं पृथ्वीराज चव्हाणांनी, काय केलं अजितदादांनी, काय केलं आम्हाला अजून या ठिकाणी नरेंद्र दाभोळकरांच्या खुनाचे आरोपी आम्हाला सापडत नाही. काय करताय आपण, काय करताय तुम्ही सांगा आम्हाला. एका कार्यकर्त्याने एका नेत्याने अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध सगळं जीवन खर्च करणार नाही का? एक वर्ष होऊन गेलं तरी तुम्हाला ते आरोपी सापडत नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे तर सह्याने करणारे अशा पद्धतीचे मुख्यमंत्री आहे. त्यांनी विचार केला असेल की आता आपला वेळ संपलेला आहे, सह्या कशाला करायच्या आणि आता सगळ्या सह्या काही बघूया तुमचा मुख्यमंत्री कोण होते पुढे व्हा म्हणून या ठिकाणी लोकांनी न्याय मिळवून देण्यासाठी, आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी एवढंच नव्हे, या राज्यातला मुसलमान आहे त्या मुसलमानाला सुद्धा यांनी कोणाला विरोध नाही. अरे जो या देशाचा नागरिक आहे त्याला न्याय देणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीने घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. लोकसभेमध्ये असलेल्यापैकी बेचाळीस निवडून आले. भारतीय जनता पार्टीला 282 मिळाले. स्वतःच्या बळावर सरकार दिल्लीच्या पाठीमागे सरकार आहे म्हणून पाहूया आता 19 तारखेला 15 तारखेला तुम्ही सगळ्यांना आमचा हवामान हे जे कमळ आहे आणि कमळ आहे. मी कार्यकारी करण्याचं म्हणालो रिपब्लिकन पक्षाचा आणि भाजपचा रिपब्लिकन पक्षाचा ट्रम्प आणि भाजपचा चहा आणि तुम्ही सगळे आमच्याकडे पहा. तुम्ही सगळे आमच्या सोबत माझा समाज तुमच्या सोबत आहे. तरी आमच्या समाजात पण मी जो निर्णय घेतो तो निर्णय हा लोकांच्या मनाचा निर्णय असतो आणि मतदान हे आपल्या बाजूने होतं. लोकसभेत आपण पाहिलेलं आहे. लोकसभेत आपण पाहिलेलं आहे सगळे आपले 6च्या 6 खासदार, 3 तुमचे खासदार, 3 आपल्या मित्रपक्षाचे खासदार. मित्रपक्ष आहे उद्या काय होतं ते 2 मेजॉरिटी मिळाली. आमचं मिशन आहे 150. म्हणजे भाजप, आरपीआय, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी आणि शिवसंग्राम या मित्र पक्षाच्या महायुतीच्या सरकारला बंद झाल्या कमी करण्याचा मित्रपक्ष तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत आहे. म्हणून या ठिकाणी आम्हाला वाद करायचा आहे आणि माझ्यामध्ये कितीतरी टीका होत असली रामनाम माझ्यावर टीका झाली करा, एवढी करायची असेल तुम्ही माझ्यावर टीका, एवढी करायची असेल एवढी करा तुम्ही माझ्यावर टीका, पण मी महत्वाची व्यक्ती माझ्यावर टीका ठीक आहे. आली असली तरी ठीक आहे. मी त्यांच्याबरोबर राहायला पाहिजे होतं, पण आता मला बरोबर एका ठिकाणी राहायला पाहिजे होतं. दोन्ही ठिकाणी जाऊ शकत नव्हतो. तुम्ही दोघी एकेला राहायला असता तर मी तुमच्यासोबत होतो. तुम्ही वेगळे झाल्यामुळे ठीक आहे मुळे झाला असेल, परंतु मी तुम्हाला एवढं सांगतो की बाळासाहेब ठाकरे यांचं शिवशक्ती हिमशक्तीचं विधानसभेवर भगवान इंद्रा मंडळ आमचा तुमचा भगवान आहे. तुमचा भगवान तुमच्याकडे नक्की आहे. त्यांचा भगवान 100% होता. 25% आपल्या इंद्रा आहे. त्यामुळे भगवान इंद्रा बाळासाहेब ठाकरेंचं भगवान इंद्रा विधानसभेवर बसवण्याचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत आलो. बाबासाहेब आंबेडकरांचं दलितांच्या हातामध्ये शिक्षण करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत आलेलो आहे. झोपडपट्टीच्या माणसाला न्याय देण्यासाठी, बेरोजगारांना रोजगार करून देण्यासाठी, मुंबईला एक अशा पद्धतीची चांगली आर्थिक राजधानी
धन्यवाद रामदास भाई। प्रधानमंत्री जी का आगमन थोड़ी ही देर में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष सम्माननीय विधायक श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस विशाल सभा को संबोधित करें। सम्माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस। मंचावर उपस्थित विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोदजी तावडे, रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आठवले साहेब, सन्माननीय जावडेकरजी, मंचावर उपस्थित सर्व खासदार, आमदार, उमेदवार, मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार, या ठिकाणी उपस्थित महायुतीतील सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व मुंबईकर भगिनी आणि बंधूंनो, माननीय मोदीजी थोड्याच वेळात या ठिकाणी येणार आहेत आणि आपण सर्व लोक त्यांचे विचार ऐकण्याकरता या ठिकाणी उत्सुक आहात। खरं म्हणजे महाराष्ट्रामधली ही निवडणूक एक वेगळ्या प्रकारची निवडणूक आहे। मला अलीकडच्या काळात पत्रकार विचारतात की भारतीय जनता पार्टी स्वतःच्या भरोशावर निवडणूक लढते, तुम्हाला यातलं आव्हान वाटत नाही का? मी पत्रकारांना सांगतो, हे आव्हान नाही आहे, ही संधी आहे आणि ती संधी केवळ भारतीय जनता पक्षाकरता नाही आहे, महाराष्ट्राकरता आहे। कारण महाराष्ट्राला, या महाराष्ट्रामध्ये आता 3 पायाची शर्यत नको आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये आमच्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन एका पक्षाचं सरकार जे वेगानं धावू शकेल, जे मोदीजींसोबत धावू शकेल, अशा प्रकारचं सरकार जनतेला हवं आहे। आणि आव्हान नाही आहे, संधी आहे आणि जनतेला संधी कशी वापरायची ते योग्य प्रकारे समजतं। खरं म्हणजे आज भारतीय जनता पक्षानं नारा दिला, छत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ, हा आम्ही नारा दिल्याबरोबर अनेकांच्या पोटात दुखायला लागलं। छत्रपती शिवाजींचं नाव हे आम्ही घेतल्याबरोबर लोकांच्या पोटामध्ये का दुखतं? अरे छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या रक्तामध्ये आहे। जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ज्यांना आम्ही दैवत मानतो ते छत्रपती शिवाजी महाराज आहे। आणि काही लोकांना जर असं वाटत असेल की छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे, तर विसरून जा, छत्रपती शिवाजी महाराज अखिल हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आहे, ती कोणाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही। आता प्रश्न विचारायला लागलेला होता की तुम्ही कधीतरी शिवजयंती साजरी केली का? बंधू भगिनींनो, त्यांना कदाचित माहिती नाही, शासकीय कार्यक्रमामध्ये नाही, शिवजयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा शिवनेरीवर जाऊन शिवजयंती साजरी करणारे कोण? ते नरेंद्रभाई मोदी। हे त्या ठिकाणी 2000 साली शिवनेरीवर गेले होते, माननीय मंत्रीजी गेले होते, मी गेलो होतो, तावडेजी गेले होते। आम्ही सगळे लोक शिवजयंती साजरी करतो, पण शिवजयंती साजरी केल्याचं भांडवल आम्ही करत नाही। याचं कारण शिवजयंती साजरी करणं हे काही लोकांना दाखवण्याकरता नसतं, ते मनातलं असावं लागतं, शिवाजी महाराज जगावे लागतात। खरं म्हणजे शिवजयंती साजरी केली होती का हा प्रश्न त्यावेळेस विचारला जातो, त्यावेळी मला एकच गोष्ट सांगायची आहे। नरेंद्रभाई मोदींनी त्याचा उल्लेख आमच्या विनोदजी तावडेंनी केला की मोदीजींनी ज्यावेळी रायगडावर समाधीसमोर त्या ठिकाणी ध्यान केलं आणि ते ध्यान केल्यानंतर आपल्या भाषणामध्ये नरेंद्रभाईंनी हे सांगितलं, या देशाचं राज्य मला कसं
शिवजयंती साजरी करून वारसदार होता येत नाही. नाहीतर एकीकडे शिवजयंती साजरी करायची आणि दुसरीकडे हप्ते वसुली करायची. याच्या भरोश्यावर शिवाजी महाराज जगता येत नाही. शिवाजी महाराज जगायचं असेल तर त्याचं प्रशासन समजून घ्यावं लागतं आणि त्या प्रशासनाप्रमाणे कारवाई करावी लागते. तसं प्रशासन चालवावं लागतं. बंधू भगिनींनो, या ठिकाणी एक गोष्ट आपण लक्षामध्ये घेतली पाहिजे. या मुंबईमध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी आम्ही आता या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरं जातो, त्यावेळी काही लोकांची रेकॉर्ड ही त्याच ठिकाणी अटकते, भासते. काय म्हणतात? तीन जुनी गोष्टी. भारतीय जनता पार्टी मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून टाकेल. अरे माझ्या मित्रांना आणि शत्रूंना सगळ्यांना मी सांगून देऊ इच्छितो, महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याची अवकाश कोणाच्या बापामध्ये नाही. मुंबई महाराष्ट्राची होती, आहे आणि राहील. कोणीच तोडू शकत नाही. कशा करता कोणत्या गोष्टी बोलता? अरे बोलायचं असेल तर विकासावर बोला. 15 वर्षाच्या मुंबईची अवस्था तुम्ही काय केली ते सांगा. 15 वर्षामध्ये मुंबईची अवस्था किती वाईट झाली. पूर्वी मी दिल्लीला जायचो, लोकांनी मुसाली तर मला आनंद वाटायचा. माझं मुंबई किती पुढे आहे. मला वाटायचं की दिल्ली जरी राजधानी असली तरी माझ्या मुंबईचं वैभव हे काय सुंदर आहे. पण आज मुंबईची अवस्था काय आहे? आज मुंबई एकीकडे बकाल होते आहे. प्रत्येक दुसरा व्यक्ती मुंबईचा हा झोपडपट्टीमध्ये राहतो. मुंबईतलं ट्रान्सपोर्टेशनची व्यवस्था असेल, मुंबईच्या एमआर रिजन आणि मुंबईमध्ये घरांची व्यवस्था असेल, या कुठल्याच गोष्टी गेल्या 15 वर्षात झाल्या नाही. आज मुंबईची सगळ्यात महत्त्वाची समस्या काय आहे? ती गव्हर्नन्सची समस्या आहे. आणि आम्ही हा निर्णय केला की ज्या शहराचं सरकार येईल या मंत्रालयामध्ये चीफ सेक्रेटरी लेवलचा, फक्त अस्तित्वात असलेला चीफ सेक्रेटरीच्या एक पदाचा व्यक्ती हा मुंबईच्या सगळ्या अथॉरिटीजचं कोऑर्डिनेशन करेल. म्हणजे मग पीएमसी एकीकडे, एमएमआरडी एकीकडे, भारतात दुसरीकडे हे होऊ शकणार नाही. सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी केलं जाईल. आणि एवढंच नाही तर या मुंबईमध्ये आम्ही आता ठरवलेलं आहे मुंबईचा चेहरा बदलायचा. लोक मला विचारतात मुंबईचं तुम्ही शंघाई करणार की टोकियो करणार? मुंबईचा शंघाई होणार नाही, मुंबईचं टोकियो होणार नाही. मुंबई ही मुंबई नाही. काही इतर शहरं सांगतील आम्हाला मुंबईसारखं व्हायचं आहे. हे भारतीय जनता पक्षाचं विजन आहे. अरे मुंबईचं गतवैभव हे मुंबईला प्राप्त करून देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीचं सरकार करेल. आज मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः 30 लाख घरं मुंबईमध्ये तयार करण्याची आवश्यकता आहे. पण आमच्या पृथ्वीराज बाबांची अवस्था बघा. जो व्यक्ती स्वतःच्या केलेल्या घटना देखील इम्प्लिमेंट करू शकत नाही. काय सांगितलं होतं बाबांनी? बाबांनी सांगितलं होतं मुंबईमध्ये कोस्टल रोड तयार करू. अरे कोस्टल रोड तर सोडा, कोस्टल रोडचा आराखडा देखील बाबा तयार करू शकले नाही. माझा स्वप्नातला प्रोजेक्ट, माय ड्रीम प्रोजेक्ट कोस्टल रोड, त्या कोस्टल रोडचा सी देखील बाबा तुम्हाला तयार करता आला नाही. म्हणून जी सांगितली फक्त खरी आहे. शेवटच्या 30 दिवसामध्ये बाबा तुमचा हात जो वेगाने चालला ना, तो जर 3 वर्ष वेगाने चालला असता तर मुंबईमध्ये परिवर्तन घडलं असतं. पण शेवटच्या 30 दिवसामध्ये जे लक्ष्मी दर्शन करत तुम्ही हात चालवला, ही गोष्ट खरी आहे. अरे मी तर या ठिकाणी तुम्हाला आव्हान करतो बाबा, शेवटचे 30 दिवस वर्षा बंगल्यावर रात्रीचा वेळ कोण कोण येत होतं याचं व्हिडिओ फुटेज जरा जाहीर करा. आणि त्यासोबत कोणाकोणाच्या फायली सह्या झाल्या याचा देखील आराखडा जाहीर करा. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेला समजून जाईल जे स्वच्छ कारभार तुम्ही आपल्या जाहिरातीमध्ये सांगता त्या कारभार
गती कमी होत नाही, त्याची गतीला जातो आणि त्या माध्यमातून त्या ठिकाणचं जे कम्युनिकेशन आहे ते चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. आज मुंबईला आवश्यकता काय? एमएमआर रिजन जो आहे तो एमएमआर रिजन आणि मुंबई याचं इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्टेशनची सिस्टीम तयार करायची. आता हे म्हणतात आम्ही मेट्रो आणली. अरे मेट्रो आणि मोनो ही शोकेस मध्ये दाखवण्याकरता तुम्ही आणली. 15 वर्षामध्ये या मुंबईमध्ये मेट्रोचं जाळ तयार व्हायला पाहिजे होतं आणि त्याला फिडर म्हणून मोनो ठिकठिकाणी यायला पाहिजे होती. एक मोनो चालवायची, एक मेट्रो चालवायची आणि मेट्रो आणि मोनो आणि म्हणून चालवायचं. परवा मला ज्यावेळी युरोपियन युनियनच्या काउन्सिलर जनरल्सनी त्या ठिकाणी ब्रेकफास्टला बोलवलं आणि त्यांच्याशी चर्चा चालू होती, त्यावेळी त्यातले एका देशाचे काउन्सिलर जनरल मला असं म्हणाले की आमचा देश हा मेट्रोमध्ये खूप पुढे आहे. पण आमच्या सगळ्यात मोठ्या कंपनीला मी विचारलं की मुंबईमध्ये मेट्रोचं काम करण्याकरता तुम्ही का येत नाही. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं ज्या प्रकारचं रेट टिपिझम आणि ज्या प्रकारचा भ्रष्टाचार हा मुंबई आणि महाराष्ट्रात माजलेला आहे त्या ठिकाणी आम्ही काम करू शकत नाही. आणि मला त्यांनी विनंती केली तुमचं सरकार आलं तर तुम्ही त्या ठिकाणी अशी व्यवस्था उभी करा की ट्रान्सपरन्सी येईल, गव्हर्नन्स सुधरेल. आणि त्यांनी सांगितलं तर ट्रान्सपरन्सी आणि गव्हर्नन्स सुधारला तर काहीच काळजीचं कारण नाही. सगळ्या कंपन्या आमच्या येतील, त्या स्वतः इन्व्हेस्टमेंट करतील आणि अतिशय चांगल्या दर्जाची आणि माफक तिकिटाच्या दरामध्ये मेट्रो या ठिकाणी तयार करून देतील. जगभरातले लोक येण्यास उत्सुक आहे, पण आपली अडचण अशी आहे की त्यांना जागा द्यायला आपण तयार नाही. याचं कारण आपले वेस्टेड इंटरेस्ट आहे, आपलं रेट टिपिझम आहे, आपलं करप्शन आहे. आज या मुंबईमध्ये ज्यावेळी 2008 साली हमला झाला आणि 26/11 नंतर या महाराष्ट्राच्या सरकारनं घोषित केलं मुंबईमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचं संपूर्ण नेटवर्क आम्ही उभं करू. लागला का एकतरी सीसीटीव्ही कॅमेरा? आमचे आबा गेले होते ना कधी नव्हे ते आबा सूट घालून लंडनला गेले, हात चालत फोटो काढून घेतला, म्हणाले लंडन सारखं सीसीटीव्हीचं कव्हरेज या ठिकाणी तयार करू. आबा आले, त्याला देखील 4 वर्ष होऊन गेले, पण या ठिकाणी सीसीटीव्हीचं कव्हरेज आजही तयार करता आलं नाही. मुंबई सेफ सिटी झाली, बंगलोर सेफ सिटी झाली, त्या ठिकाणी सीसीटीव्हीचं कव्हरेज सुरू झालं, त्या ठिकाणी सर्व्हिलन्स सुरू झालं. 2 वेळा टेंडर तुम्ही बोलवलं पण तुमच्या मनातल्या व्यक्तीला योग्य किंमत भरता आली नाही. पहिल्या टेंडरमध्ये तुमच्या मनातली जी व्यक्ती होती त्यांनी 700 कोटीची किंमत भरली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 1800 कोटीची किंमत भरली. लगेच त्याला लक्षात आलं अरे 700 कोटी कशा करता देऊ. तो तुमच्याकडे आला आणि म्हणाला असं करा हे टेंडर रद्द करून टाका कारण मी चुकून कमी किंमत भरली आहे. 1800 कोटीचा दुसरा टेंडर आहे तर मला 200-400-500 कोटीचा अजून द्या आणि म्हणून तुम्ही आलेलं टेंडर रद्द केलं. दुसरं टेंडर मिळत असताना अशाच प्रकारचा घोटाळा केला, तिसऱ्या वेळा घोटाळा केला. आणि एवढंच नाही तर मुंबईचं सेफ सिटी प्रोजेक्ट तयार करताना या ठिकाणी तुम्ही स्टॅटिक प्लॅटफॉर्म तयार केला. एक असा प्लॅटफॉर्म तुम्ही त्या ठिकाणी तयार केला की उद्याला ज्यावेळेस नवीन तंत्रज्ञान येईल ते तंत्रज्ञान त्या प्लॅटफॉर्मची कॉम्पॅटेबलच होऊ शकत नाही. मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना सुचवलं की तुम्ही दिल्ली सेफ सिटी, दिल्ली तर आमचं राज्य नव्हतं, तुम्ही दिल्ली सेफ सिटी प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी जाऊन बघा. त्या ठिकाणी जो प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे तो डायनामिक प्लॅटफॉर्म आहे ज्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं सर्व्हिलन्स होऊ शकतं. पण दुर्दैव असं आहे की या सरकारला ते पाहण्याची फुरसत नव्हती.
इतक्या झपाट्याने मुंबईमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होईल की मुंबईचा चेहरा बोला हा आपल्याला निश्चितपणे बदललेला दिसेल. आज महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या प्रकारे महाराष्ट्र मागे जातोय, आज या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट घेत नाही. मी ज्यावेळेस एका कौन्सिलच्या जवळची बोलत होतो त्यावेळेस तो असं म्हणाला, साधी MIDC मध्ये जागा मागितली तर ती जागा देखील आमच्या कंपन्यांना 6-6 लाख मध्ये या ठिकाणी मिळत नाही. आणि मग बंधू भगिनींनो, आज महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. या महाराष्ट्रातली आजची अवस्था अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये अपराध सिद्धीचा दर हा केवळ 9% आहे. आणि त्याहीपेक्षा वाईट असं आहे की शिवमोगाच्या या महाराष्ट्रामध्ये आज महिलांवर अत्याचार होतात, बलात्कार होतात, पण 100 अपराधी जर आपण पकडले तर त्यातले 84 अपराधी सुटून जातात. केवळ 16 अपराध्यांना त्या ठिकाणी शिक्षा होते. बंधू भगिनींनो, माझ्या त्या आईला, त्या बहिणीला काय वाटत असेल ज्यावेळी बलात्कार करणारा अत्याचारी हा जेलमधून बाहेर सुटून फिरत असेल आणि तिला मात्र खोलीमध्ये बंद करून राहावं लागत असेल. आणि मग हे जर बदलवायचं असेल, ही परिस्थिती बदलवायची असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार हे आपल्याला आणावं लागेल. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो, भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं तिकडे मोदीजी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन होईल. महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये परिवर्तन होईल. मोदीजींना साथ द्या. छत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ. एका माझ्यासोबत सगळे म्हणा, छत्रपतींचा आशीर्वाद. अशा आवाजाने साथ देता येत नाही. जरा मनात बोला, छत्रपतींचा आशीर्वाद. छत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या या सभेला मुंबई शहरातल्या कानाकोपऱ्यातून आलेला सर्व मुंबईकरांचे जे स्वागत करतो आणि थोड्याच वेळामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री आणि एका अर्थाने जगाचं नेतृत्व करणारे सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी मंचावर येणार आहेत. त्याआधी पक्षामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला लाभ मानून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेले सन्माननीय रमेश शेळके यांचा पक्षप्रवेश सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. सन्माननीय रमेश शेळकेजी आपण पुढे या. माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जोरदार काळामध्ये आपण रमेश शेळकेजी यांचा पक्षप्रवेश आपण पक्षात करणार आहोत. माननीय रमेश शेळकेजी. आजच्या या सभेला अलोट गर्दी आलेली आहे. मुंबईतल्या सर्व जागांवर लढणारे आमचे शूरवीर उमेदवार गेल्या 2 आठवड्यापासून मुंबईच्या प्रत्येक गल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं कमळ आणि महायुतीचं चिन्ह प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या उमेदवारांचा आम्ही परिचय करून देतोय. मंचावर उपस्थित घाटकोपर पश्चिमचे आमचे उमेदवार सन्माननीय राम कदमजी यांचं मी इथे जोरदार स्वागत करतोय आणि जनतेचे वंदन करताय. त्याचप्रकारे कांदिवली पूर्व विधानसभेमध्ये ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाने महायुतीचं नेतृत्व सगळ्या जनतेसमोर करण्याचं ठरवलंय असे भावी आमदार अतुल भातखळकरजी, मंचावर उपस्थित असलेल्या शिवडी विधानसभेच्या उमेदवार आणि स्थानिक उमेदवार शलाताई साळवी याही मंचावर उपस्थित आहे. दिग्दोशी विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व जे अति महत्वपूर्ण विभागात करत आहेत असे सन्माननीय मोहित कपूरजी हे सुद्धा मंचावर उपस्थित झालेले आहेत. थोडक्यामध्ये अजून मुलुंडमध्ये जे भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत असे
केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी आणि देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांना नरेंद्र मोदीजी शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून शिवछत्रपतींसमोर नतमस्तक करून देशावर राज्य करण्याच्या दिशेने आणि जगासमोर भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी माननीय नरेंद्र मोदीजी शिवछत्रपतींना छत्रपतींचा आशीर्वाद माननीय नितीनजी गडकरी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करतील. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आजच्या मंचावर भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच उमेदवार ज्यामध्ये सन्माननीय मनीषाताई चौधरी दहिसर विधानसभेतून, चारकोप विधानसभेतून सन्माननीय योगेश सागरजी, मलबार विधानसभेतून स्थानिक आमदार मंगलप्रभात तोडाजी आणि मुंबई विधानसभेतील आपले उमेदवार सन्माननीय अतुल शहाजी, मंचावर उपस्थित भायखळा विधानसभेचे उमेदवार सन्माननीय मनोज चव्हाण, घाटकोपर पूर्वचा बुलंद आवाज सन्माननीय प्रकाशभाई मेहता, वरळी विधानसभेचे युवा नेतृत्व सन्माननीय सुनील राणेजी, जोगेश्वरी विधानसभेत नेतृत्व करणारे आपल्या नगरसेविका उमेदवार उज्ज्वलताई मोडक, खेरवाडी वांद्रे पूर्व विधानसभेचे नेतृत्व युवा नेतृत्व महेश पारकर आणि पार्ला विधानसभेतून आपलं नेतृत्व करणारे युवा नेता प्रकाश गडवळजी, कुर्ला विधानसभेतून कामगारांचा आवाज महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर विजय कांबळेजी आणि कलिना विधानसभेत सन्माननीय अमरजीत सिंग, मालाड पश्चिम विधानसभेत डॉक्टर राम बारोटजी आणि महाराष्ट्र विधानसभेचा बुलंद आवाज माजी आमदार हेमेंद्र मेहताजी, अंधेरी पश्चिम विधानसभेत एक युवा नेतृत्व अमित साटम आणि भांडूप पश्चिम विधानसभेत एक युवा नेतृत्व मनोज कोटक, गुलाबातील नेतृत्व आणि आमदारांचे उमेदवार सन्माननीय राज गोळेजी, चेंबूरचे आमचे महायुतीचे उमेदवार दीपक दिगाळे, दादर माई विधानसभेचे आमचे उमेदवार स्थानिक कार्यकर्ता विलास आंबेडकरजी, अंधेरी पूर्व विधानसभेचे आमचे उमेदवार सुनील यादव आणि धारावी विधानसभेतील आमचे उमेदवार युवा दिव्या ढोलेजी, वडाळा विधानसभेचे आमचे उमेदवार निहील कोटेकर आणि कॅप्टन तमिल सेल्वन, सायन परिवाराचे आमचे उमेदवार आणि अणुशक्तीनगरचे आमचे उमेदवार सन्माननीय विठ्ठल खरगपूरजी हे सर्व आज मंचावर उपस्थित आहेत आणि मी सुद्धा वांद्रे पश्चिमचा उमेदवार आहे. आपल्या सुद्धा आपला आशीर्वाद हवा आहे. खूप खूप धन्यवाद. आता आपल्या सगळ्यांसमोर या देशाचं नेतृत्व करणारे आणि मुंबईला 55 कोण कसे उभे राहतात हे प्रत्यक्ष दाखवणारे आणि मुंबईचा सेतू पुण्यापर्यंत पोहोचवून मुंबईच्या गतिमानतेत भाग घेणारे माननीय नेते सन्माननीय नितीन गडकरीजी यांना मी विनंती करतो की तमाम मुंबईकरांना आपण मुंबईच्या विकासाचं स्वप्न साकार करण्याची ऊर्जा द्या, भाजपला बळ द्या. हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे सबके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र जी, रामदास जी, विनोद जी, प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, सभी हमारे उम्मीदवार और उपस्थित भाई और बहन, महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है. महाराष्ट्र पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है और ब्याज और कर्जा जब देना शुरू हुआ तो विकास के लिए कोई निधि मिल नहीं सकता. ऐसी महाराष्ट्र की आर्थिक हालत. महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए खर्चा हुए, पर महाराष्ट्र की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने
जो श्वेत पत्रिका निकाली है उसमें कहा है कि केवल 0.01% सीटें मिली। जो पहले नंबर पर महाराष्ट्र था वो 6वें नंबर पर गया। गुजरात उससे पीछे था। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास की राजनीति की। गुजरात आज देश में पहले नंबर पर है। हमारे देश के कृषि मंत्री महाराष्ट्र से थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कृषि विकास का दर 24% पर लेकर गए और हमारे महाराष्ट्र में कृषि विकास का दर ये माइनस था, अब 3% पर होगा। महाराष्ट्र अगर प्रसिद्ध है तो किसानों ने आत्महत्या देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की इसलिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है। लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम में केवल जोरों से चला। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का शासन था तब इस मुंबई में पचपन उद्यान को बनाने का काम हमने उस समय किया। और आपको पता होगा कि जो सरकारी कीमत थी वो 1800 करोड़ रुपए थी। हमने केवल 1000 करोड़ रुपए में पुलों का काम पूरा करके 800 करोड़ रुपए की बचत की। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जिसकी कीमत लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था। वो एक्सप्रेस हाईवे हमने 1600 करोड़ रुपए में पूरा करके देश के, मुंबई के और महाराष्ट्र की जनता के 2000 करोड़ रुपए बचाया। जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट था, आधा प्रोजेक्ट हमारे समय पूरा हुआ। उस ब्रिज का काम हमने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को 420 करोड़ रुपए में दिया था और बाद में 15% काम हमारी सरकार की तरह पूरा हुआ। और जब हमारी सरकार गई, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई, ये सरकार इसकी 420 सरकार निकली। इन्होंने 420 करोड़ का काम 1800 करोड़ रुपए में किया। आज मुंबई समस्या से घिरी हुई। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करीबन टन तक जाने वाला था, उसके टेंडर निकल गए, पर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का एक काम शुरू नहीं। मैंने महाराष्ट्र के सरकार को सुझाव दिया कि मैं केंद्र में मंत्री हूं, मुंबई के रिंग रोड का काम पूरा करने के लिए तैयार हूं। जेएनपीटी से बीपीटी तक 6 लेन की, उसको हम 4 लेन 8 लेन की करें, जेएनपीटी से बीपीटी तक बनाने के लिए तैयार है। और वर्ली बांद्रा सीलिंग जो प्रोजेक्ट है वो वर्ली से आगे करीबन टन तक और उस बांद्रा से लेकर आगे विराट तक कुछ जगह अंडरग्राउंड और कुछ जगह ऊपर से ले जाने के लिए तैयार है। और उस बांद्रा से लेकर आगे विरार तक कुछ जगह अंडरग्राउंड और कुछ जगह ऊपर से ले जाने के लिए तैयार है। बड़ौदा से मुंबई तक हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और निश्चित रूप से उस एक्सप्रेस हाईवे को एक रिंग रोड बनाकर वहीं से हम लोग जेएनपीटी तक अंडरग्राउंड टनल से ठाणा के नीचे से जाने के लिए तैयार है। और जेएनपीटी और बीपीटी टनल उसको जोड़ देंगे तो मुंबई के लिए रिंग रोड बन जाएगा। ये काम करने के लिए हमारी डिपार्टमेंट तैयार है। ये पर सरकार हमको अनुमति देने के लिए तैयार नहीं। बीपीटी हमारे मुंबई का अभिमान है, पर आज मुंबई में ट्रैफिक जाम का प्रश्न है। बीपीटी में जो हमारा टर्मिनल है जिसमें क्रूड ऑयल और पेट्रोल आता है, जिससे 60% टर्नओवर चलता है, वो तो हम रखेंगे, पर बीपीटी की एक भी फीट जमीन किसी बिल्डर को नहीं बेचेंगे। तो बीपीटी की जगह पर जो मुंबई हमारा वर्ल्ड का कमर्शियल कैपिटल है, पूरी दुनिया के लोग मुंबई में आते हैं, इतना अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर और बीपीटी से टर्मिनल बनाकर हम मुंबई में जलवाहतुक शुरू करना चाहते हैं। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में कल्याण से लेकर ठाणे से लेकर हम लोग इस प्रकार की जलमार्ग वाहतुक करना चाहते हैं कि मुंबई के लोकल के ऊपर जो जितनी बड़ी भीड़ होती है वो कुछ कम हो सके। बहनों और भाइयों, हमारी केंद्र की सरकार ने सी प्लेन को अनुमति दे दी है। पानी में उतरने वाले जहाजों को हमने परमिशन दी है। आज मुंबई के टूरिज्म को बढ़ाना है, मुंबई का विकास करना है।
पर महाराष्ट्र के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने मुंबई का विकास नहीं किया। मुख्यमंत्री तो ऐसे थे कि कोई निर्णय नहीं करते थे। पहली बार टीवी पर कांग्रेस की जाहिरात में हमको मुख्यमंत्री की सिग्नेचर देखने के लिए मिली। वो कागज पर 2 बार पेन रखते थे, 2 बार अंदर रखते थे। कांग्रेस के लोग ही कहते कि उन्होंने किसी कागज पर कभी सिग्नेचर ही नहीं की। अकार्यक्षम, निष्क्रिय, निर्णय न करने वाली भ्रष्ट सरकार, यही इस सरकार की प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की और 4.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले। इतना ही नहीं तो उनको 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया और 5,000 रुपए का डेबिट कार्ड उनको मिलने वाला है। और उसमें अगर व्यवहार ठीक करेंगे तो उनको उसी से पैसा मिल सकता है अपने उद्योग और व्यवसाय के लिए। प्रधानमंत्री अमेरिका गए और पहली बार दुनिया के इतिहास में प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से स्वागत अमेरिकन जनता ने किया, पूरे भारतीयों की मान, गर्दन बहुत अभिमान से उड़ गई। इतना बड़ा स्वागत उनका अमेरिका में हुआ। अब देश बदल रहा है, देश में नई नीतियां आ रही है। जो महंगाई 18.86% इन्फ्लेशन का रेट था, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4.84 पर आया है। हम देश में महंगाई को कम करना चाहते हैं, किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। जेएनपीटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जहां 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुंबई और कोंकण के 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जो काम नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने शुरू किया, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले, देश का विकास हो और हमारा मुंबई शहर भी दुनिया हिंदुस्तान में नंबर 1 का शहर बने। केवल हिंदुस्तान में नहीं तो केवल शंघाई बनाने की बात करके नहीं होगा, तो वर्ल्ड का एक अच्छा शहर मुंबई को हमारी सरकार बनाना चाहती है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में जो शिवशाही थी, वो महाराष्ट्र में हमको लाना है। नरेंद्र भाई शिव भक्त है। जब सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खड़ी करने का सवाल उठा, तो वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी थी, इसलिए उनकी प्रतिमा हम यहां खड़ी नहीं होने देंगे। पर नरेंद्र भाई ने अपने नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत है और सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी खड़ी की और गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उसका अनावरण किया। ये उदाहरण उन्होंने अपने शिव भक्ति का उदाहरण उन्होंने पेश किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र का दैवत है। हम सब उनको भगवान के रूप में मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमको सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये जो विचार है हमको बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी समानता का विचार का हम अनुकरण करते हैं, पर कांग्रेस और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस ने केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति की है। केवल यही बात बार बार दोहरा रहे और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई को मुसलमानों के विरोधी है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है। एक तरफ मराठा आरक्षण को नारायण राणे जी और शरद पवार समर्थन करते हैं और उधर भुजबल साहब ओबीसी का झंडा लेकर इसका विरोध करते हैं। एक तरफ पीचड़ साहब आदिवासी का नेतृत्व करके धनगर समाज के खिलाफ आगाड़ी खोलते हैं और दूसरी ओर धनगर समाज को आरक्षण देने की बात शरद पवार करते हैं। केवल तबला और डगले डब्बे दोनों पर हाथ लगाकर ये एक दुहेरी राजनीति करना चाहते हैं। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता के राजनीति से महाराष्ट्र को मुक्त करना चाहते हैं और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अब देश को एक पावरफुल इंजन लगा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक छत्री सत्ता दीजिए और मुंबई में डबल इंजन लगा दीजिए हमारे गाड़ी को। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो 25 साल में महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ, वो 5 साल में हम करके दिखाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि 15 साल भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड हुआ, 15 साल महंगाई का विश्व रिकॉर्ड हुआ, 15 साल निर्णय लेने का रिकॉर्ड हुआ। अब विकास की राजनीति करने वाले नरेंद्र भाई के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त मेजॉरिटी देकर मुंबई और महाराष्ट्र का विकास करने के लिए आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पक्षाचं आणि महायुतीचं नेतृत्व या मंचावरून मुंबईला आश्वासित करत आहे की या मुंबई सहित महाराष्ट्राच्या दुःखाला एका अर्थाने सुखात रूपांतरित करण्याचं काम मंचावर उपस्थित असलेल्या सगळ्या नेतृत्वाने करण्याचा विडा उचललाय। आणि म्हणून या सर्वाचं नेतृत्व देश पातळीवर देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी करतायत। त्यांचं या मुंबई शहरात आणि महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीत स्वागत प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि विरोधी पक्षनेते सन्माननीय विनोद तावडेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन तमाम 1,40,00,000 मुंबईकरांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन या पवित्र भूमीत जोरदार स्वागत करीत आहेत। छत्रपतींचा आशीर्वाद। त्याच पद्धतीने आता आपल्याला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि या महाराष्ट्राचं चित्र एका अर्थाने विकसित महाराष्ट्र करण्याचं स्वप्न स्वतःच्या उराशी बाळगून सातत्याने सेवाव्रती काम करणारे माननीय नितीनजी गडकरी यांचेही स्वागत सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि विनोद तावडेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन या सभेमध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या वतीने करत आहेत। या सभेमध्ये ज्यांनी राष्ट्रवादीला लात मारून आणि धनगर समाजाचं एका अर्थाने नेतृत्व या महाराष्ट्रामध्ये केलंय आणि करतायत असे सन्माननीय माजी आमदार रमेश शेंडगेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन माननीय प्रधानमंत्रीजी यांचं संपूर्ण धनगर समाजाच्या वतीने आणि समाजाच्या वतीने या महाराष्ट्रात रमेश शेंडगेजी स्वागत करतायत। दलित समाजाचं नेतृत्व जे चळवळीतनं उभं राहिलंय आणि चळवळीतनं उभं राहिलेले नेतृत्व आज पूर्ण महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाचे आवाज देशभरातल्या लोकांसाठी बनतंय असं माननीय खासदार रामदास आठवलेजी हे महायुतीच्या वतीने माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं स्वागत करतायत। आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत आणि मॅडिसन स्क्वेअर पासून मुंबईच्या स्क्वेअर पर्यंत सर्वत्र ज्यांचा आवाज हा जगातला नेता म्हणून बुलंद आवाज झालाय असं नेतृत्व हे तुमच्या माझ्या पक्षाचं नेतृत्व या भारताचं नेतृत्व जे अमेरिकेपासून आज मुंबईच्या गल्लीपर्यंत आणि सर्वत्र या जगाचं नेतृत्व या भारताच्या विकासाचं नेतृत्व जनसामान्यांचं नेतृत्व दलित गरीब पीडिताचं नेतृत्व युवा महिलांचं नेतृत्व पुरुष स्त्रियांचं नेतृत्व जे कर्तृत्वाने करतायत असे देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी यांना जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी विनंती करतोय की या मुंबईकर जनतेला 1,40,00,000 जनतेला आपण आशीर्वाद द्या आणि यांचं नेतृत्व करा। सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी। दोन उमेदवार अजून आपल्यामध्ये आहेत, त्यातला एक टार्गेटेड उमेदवार आहे।
असे बोरिवलीचे आमचे उमेदवार सन्माननीय विनोद तावडेजी यांनाही आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजराने शुभेच्छा देऊ. बरोबरीने वसईचे आमचे पुरस्कृत उमेदवार विवेक पंडितजी हे सुद्धा इथे उपस्थित आहे. त्यांनाही आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांनाही शुभेच्छा देऊ. आणि आता तुमच्या आणि माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या मध्ये न राहता विक्रोळीचे आमचे उमेदवार पंडित साहेब आहेत. मी माननीय नरेंद्र मोदीजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं. पहले भाषण में बोला मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेतेगण, या निवडणुकीमध्ये आमचे लोकप्रिय उमेदवार आणि सगळे मुंबईकरांचे मारा नमस्कार. शिव छत्रपतींच्या पवित्र भूमीला मी वंदन करतो. तसेच महाराष्ट्रातील जनतेला संपूर्ण विश्वासाची मी विकासासाठी महाराष्ट्राची जनतेला संपूर्ण विकासाची मी जाहीर हमी देतो. मैं आज बीड से मैंने चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया. कल विजयादशमी का पर्व मनाया और आज विजय का संदेश लेकर के छत्रपति महाराज की इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है. ये चुनाव असामान्य है. ये मुंबई एक ऐसी नगरी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया था. इसी धरती पर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और देशवासियों ने इस दल को पाला पोसा और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया. लोकतंत्र के इतिहास में इतनी कम उम्र में कोई दल इतनी ऊंचाइयों को पार करे, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है. लेकिन जिस दल को मुंबई की धरती का आशीर्वाद मिल गया, जिस दल को छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद मिल गए, जिस दल को महात्मा फूले बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद मिल गए, वो दल जनप्रिय होना बहुत स्वाभाविक था. और आज भारतीय जनता पार्टी
उन नई ऊंचाइयों को पार करती जा रही है। पंद्रह साल का काल छोटा नहीं होता है। इस 15 साल का थोड़ा हिसाब लगाइए। महाराष्ट्र में क्या पाया, मुंबई ने क्या पाया। अगर एक बार 15 साल के इस कार्यकाल का हिसाब लगाएंगे, मैं विश्वास से कहता हूं, इस चुनाव में किसको वोट देना चाहिए ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल तो वहां स्पर्धा चल रही है कि कौन मोदी को ज्यादा गालियां दे, कौन मोदी की ज्यादा आलोचना करे। यहां पर वोट मांगने की स्पर्धा कम हो रही है, मोदी की आलोचना करने की स्पर्धा हो रही है। किसी को लगता है कि मोदी पर हमने एक आरोप लगाया तो दूसरा बोलता है कि नहीं मैं 2 लगाऊंगा, तो तीसरा सोच रहा है मैं 3 लगाऊंगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो 5 महीने के भीतर भीतर ही सारे अनुभव भूल गए ऐसा लगता है। जरा याद करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चिक चिक करके आप क्या कुछ कह रहे थे और देश की जनता ने आपको कैसा करारा जवाब दिया। लेकिन आप उसमें से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। एक बार और सही, आप मुझे बताइए, प्रति वर्ष जिस राज्य में 3,700 किसान आत्महत्या करते हो और जिस राज्य के नेता केंद्र में कृषि मंत्री बनकर के बैठे हो, जिस राज्य के नेता 15 साल से महाराष्ट्र में सरकार चलाते हो, लेकिन जैसे उनका कुछ लेना देना ही नहीं। लोग मरे तो मरे, उनकी राजनीति चलती रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान में गत 15 वर्षों में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं कहां घटी, सबसे ज्यादा आतंकवाद में लोग कहां मारे गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां मारे गए, कितनों को सजा हुई। ज्यादा से ज्यादा कभी मुख्यमंत्री को बदलो, कभी उप मुख्यमंत्री को बदलो, यही कुर्सी का खेल चलता रहा, लेकिन जनता जनार्दन को न्याय नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुस्तान में सर्वाधिक कौमी दंगे होते हैं तो वो महाराष्ट्र में होते हैं। कौन जिम्मेवार इसके लिए, कौन जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार?
क्या उससे मुक्ति पानी है कि नहीं पानी है? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल जीतते हैं, हारते हैं। सवाल दलों का नहीं है, सवाल महाराष्ट्र के कोटि कोटि जनों का है। उनके भाग्य का क्या? अगर ये 15 साल महाराष्ट्र के बर्बाद न हुए होते तो महाराष्ट्र की एक पूरी पीढ़ी, मुंबई के नौजवान आज रोजी रोटी के लिए उनको तरसना नहीं पड़ता। और भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का नुकसान वो सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। मुंबई का नुकसान ये सिर्फ मुंबई का नुकसान नहीं होता है। मुंबई अगर महाराष्ट्र पीछे रह जाए तो पूरा हिंदुस्तान पीछे रह जाता है। और एक बार मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े, हिंदुस्तान चल पड़ता है भाइयों। पूरे देश की अर्थतंत्र को अगर गति देनी है तो मुंबई और महाराष्ट्र, जो किसी जमाने में सारे हिंदुस्तान में आर्थिक संपन्न राज्य माना जाता था, फिर से एक बार महाराष्ट्र और मुंबई को ऐसा बनाना पड़ेगा। देश का भाग्य यहीं से बदलने वाला है। देश के गरीब से गरीब की जेब भी यहीं से भरने वाली है भाइयों। और इसलिए हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए भी मुंबई और महाराष्ट्र के जीवन में एक आर्थिक विकास का नया दौर, तीव्र गति से आर्थिक विकास का दौर, इसकी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, देश बदल चुका है, पीढ़ी बदल चुकी है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उसके सपनों को समझने की जरूरत है, उसकी आशा आकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता है। बहुत लड़ लिया हमने, जात पात के झगड़े बहुत कर लिया, भाषावार प्रांतवाद के भाषा झगड़े बहुत कर लिए। देश की युवा पीढ़ी विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। नए हिंदुस्तान के सपने उसके दिल दिमाग में भरे पड़े हैं। उसको जानना समझना ये देश के नेतृत्व का काम है। दुर्भाग्य है कि 15 साल तक जिन्होंने यहां राज किया, वे हिंदुस्तान के नौजवान की भावनाओं को पहचानने में सब विफल हो गए। मुंबई एक मिनी हिंदुस्तान है। मुंबई में होने वाली हर घटना हिंदुस्तान की हर घटना का प्रतिबिंब बन जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम सब मुंबई कर हैं। हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं। हम बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले की प्रेरणा लेकर के समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हमारे यहां कहा जाता है, हरि को भजे वो हरि का होई, न जात न पात हरि को भजे सो हरि का होई, न जात न पात भारत को भजे वो भारत का होई। इस भावनाओं को लेकर के देश की एकता और अखंडितता को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र अमेरिका में भी गूंजने लगा है। अमेरिका के नेताओं को भी बोलना आ गया है, सबका साथ, सबका विकास। हमारा भी मंत्र यही है, सबका साथ। हम हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुंबई की सविशेष जिम्मेवारी है। मुंबई तय करे महाराष्ट्र किसके हाथ में सुपुर्द करना है। भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है यहां। मकान खाली करवाना है, लोग मिल जाएंगे। प्लॉट कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। क्या इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बना करके बैठे हुए लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। क्या उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया, देश ऐसे नहीं चल सकता। महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। अमिताभ बच्चन टीवी पर शो चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वो तो टीवी पर सवाल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हैं वो स्पर्धा कर रहे हैं कौन बनेगा अरबोपति। अरबपति बनने के और अरबों खरबों पे बात चली जा रही है। भाइयों बहनों, अगर इस बार आपने थोड़ी सी भी चूक की तो उनको ऐसा नशा चढ़ जाएगा, ऐसा नशा चढ़ जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखेगा। भाइयों, आजकल कांग्रेस के मित्र जो 60 साल से सरकार चला रहे थे देश में, पंचायत में भी उनकी सरकार, पालिकाओं में भी उनकी सरकार, महानगर पालिकाओं में भी उनकी सरकार, राज्यों में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, 60 साल तक एक चक्री राज किया इन्होंने, एक चक्री। और आज 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। पहले 60 साल का हिसाब तो दो, मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। मैं जरा देशवासियों से पूछना चाहता हूं, हमारा देश हजारों साल पुरातन है कि नहीं है? हजारों साल से हिंदुस्तान है या नहीं है? देश आजाद हुआ तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान है कि नहीं है? कांग्रेस के शासन में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता था क्या? बजता था क्या? बजता था क्या? और आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कारण क्या है भाइयों? क्या कारण है?
क्या कारण है जिसके कारण अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? क्या कारण है मुझे बताइए। मोदी नहीं है कारण। ये डंका मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, मोदी का करिश्मा नहीं है। ये डंका बज रहा है 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के कारण। सवा सौ करोड़ देशवासियों ने पूरे विश्वास के साथ 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उसका नतीजा है दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लग गया है। ये करिश्मा आपका है, ये ताकत आपकी है। सारी दुनिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान करने लग गई है। क्या ये काम 60 साल में नहीं हो सकता था क्या? क्यों नहीं हुआ? और हमसे जवाब मांग रहे हो? अरे मैं आपसे पूछता हूं, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये मेरे आने के बाद कैलाश मानसरोवर बना क्या? हजारों साल से है कि नहीं है? यात्री जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन बहुत ही कम संख्या में यात्री जा पाते हैं, और जो जाते हैं उसमें भी हर वर्ष कोई न कोई अकस्मात होता है। 2-5 लोगों को मरने की नौबत आ जाती है। काफी लोग मरे हैं इतने वर्षों में, क्योंकि वो रास्ता बहुत कठिन है। मैं स्वयं पैदल गया हूं वहां आज से 30 साल पहले। मैंने देखा है वो रास्ता। बड़ी आयु के व्यक्ति के लिए तो बस का रोग ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता है। फिर बेचारा कहीं नेपाल से कहीं और ज्यादा खर्चा करके पहुंचता था। मैंने चीन के राष्ट्रपति को कहा, 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है कैलाश मानसरोवर, हमें एक ऐसा रूट चाहिए ताकि बस में, कार में बैठ करके भी कैलाश तक पहुंचा जा सके। और भाइयों बहनों, जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो काम हो गया, हो गया। बूढ़े से बूढ़े मां बाप को भी हम अब बाय रोड कैलाश मानसरोवर तक ले जा सकते हैं। भाई, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो? भाइयों बहनों, खास करके मेरा यहां झुग्गी झोपड़ी के भाइयों बहनों से कहना है, मैं जानता हूं आपके परिश्रम से मुंबई महक रहा है, आपके पसीने की सौगंध है कि मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, इन दिनों ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरे खिलाफ और क्या कहे बेचारे, क्या आरोप लगाएं, कुछ कहने को मिलता नहीं है। और मिलता इसलिए नहीं है कि कुछ है नहीं। तो क्या कहते हैं, मोदी जी 5 महीने हो गए, कोई बड़ा विजन बताओ, बड़ा विजन, बड़ा विजन बताओ। 60 साल तक बड़ा विजन देख लिया, वो विजन बड़ों के लिए बहुत काम आया, देश के सामान्य व्यक्ति के लिए काम नहीं आया। मेरे भाइयों, मैं छोटा इंसान हूं, सामान्य परिवार से आता हूं, चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं। पहली बार कोई गरीब का बेटा इस जगह पे पहुंचा है। छोटा हूं,
छोटी छोटी बातें ही मुझे आती है, बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती है। छोटा हूं, छोटे छोटे लोगों के लिए ही काम करने का संकल्प करके बैठा हूं। छोटा हूं, छोटे छोटे काम करूंगा, लेकिन छोटे छोटे लोगों के लिए करूंगा, और वो एक दिन आएगा जब छोटे लोगों के लिए बड़े काम भी करना शुरू कर दूंगा और मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा एक सपना है, खास करके मेरे मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाइयों बहनों, मेरे शब्दों पे भरोसा करो। मेरा सपना है 2022 में जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो, उस 75वें वर्ष पे क्या हो, मेरे मन में अभी से एक डिजाइन है। 2022 की 15 अगस्त कैसी हो, 2022 की 15 अगस्त ऐसी हो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए अपना घर हो, घर में बिजली हो, पानी का कनेक्शन हो, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था हो, बूढ़ों को आरोग्य के लिए नजदीक में अस्पताल हो। ये एक सपना देख करके मैं काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान में 2022 में कोई ऐसा परिवार न हो जिसके पास रहने के लिए घर न हो, और घर भी जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, ऐसा घर हो। मुझ पे भरोसा कीजिए भाइयों बहनों, मैं इन्हीं कामों के लिए निकला हुआ हूं। इन दिनों मैं सफाई के लिए बात करता हूं तो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे सब गंदगी मैंने की है। मैं तो हैरान हूं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। अब तक हम सब चीजें छिपाते थे, कब तक छिपाते रहोगे? कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन दुनिया देखती है। अगर भारत को विश्व में अपनी जगह बनानी है तो दुनिया को लगना चाहिए हमारा देश विश्व के किसी भी देश से कहीं पीछे नहीं है। सफाई उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। ये युग में वाईफाई का युग है, हाई फाई लोगों का युग है, लेकिन मैं सफाई के युग की चिंता करता हूं। हाई फाई हो मुझे इतराज नहीं, वाईफाई हो मुझे इतराज नहीं, लेकिन सफाई ना हो तो मुझे इतराज है। हमें वाईफाई भी चाहिए, हमें हाई फाई लोग भी चाहिए, लेकिन हमें सफाई भी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब के जीवन को बदलने का सपना लेकर के मैं चला हूं। न्यू मिडिल क्लास वो बेचारा कहां जाएगा? हमारे बजट में हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है वो बातें लोगों के सामने बहुत कम लाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया, जो छोटी आय वाले हैं लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए और उनको इतनी रियायत दी कि इनकम टैक्स भरने वाला जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको साल का करीब 35,000 रुपये तक की बचत हुई। उसको 35,000 रुपये तक की बचत हुई। लेकिन ये कहीं आपने पढ़ा सुना नहीं होगा, बताते ही नहीं है। लेकिन जो भरने जाता है उसको पता चलता है, हां इन चीजों का मुझे फायदा मिला। 35,000 रुपया वर्ष का बचना एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए कितना महत्व होता है, इसका अंदाज उस मध्यम वर्ग के परिवार को होता है। ये निर्णय हमने किया। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई है।
40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, और कहा गया था कि बैंक अमीरों की है, ये गरीबों के लिए खुलनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 40 साल के बाद भी इस देश के आधे से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बैंकों में खाता ही नहीं है। आपने भी कभी किसी बैंक के दरवाजे पर गरीब को जाते हुए नहीं देखा होगा। क्या ये बैंक धन्ना सेठों के लिए है क्या? ये बैंक अमीरों के लिए है क्या? ये बैंक माले तुजार के लोगों के लिए है क्या? ये बैंक का पैसा हिंदुस्तान के गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए काम आना चाहिए। ये हमारा सपना है। जो काम 40 साल में आपने पूरा नहीं किया, उस काम को हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने बैंक के लोगों को बुलाया, मैंने आह्वान किया कि हिंदुस्तान का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसका बैंक का खाता न खुला हो। और मैं बैंक के सभी मेरे साथियों का अभिनंदन करता हूं। लाखों की तादाद में वो शनिवार हो, इतवार हो, छुट्टी नहीं लेते, काम कर रहे हैं। एक महीने में 5 करोड़ परिवारों के खाते खोल दिए उन्होंने भाई। और मैंने निर्णय किया था कि जीरो बैलेंस से भी खाता खोला जाएगा, एक भी रुपया डालेगा नहीं तो भी खाता खोला जाएगा। लेकिन गरीब ईमानदार होता है, गरीब नेकदिल होता है। हमने तो कहा था कि बिना पैसे खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब को लगता था नहीं नहीं, ये देश का काम है, मुफ्त में नहीं करूंगा। और गरीबों ने जो खाते खुलवाए, 3000 करोड़ रुपया रकम गरीबों ने जमा की है बैंकों में। ये गरीबी की ईमानदारी देखिए, ये मेरे देश की ताकत है और उसी ताकत को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और सरकार ने बैंक का खाता खुलवाने वाले हर गरीब परिवार को एक कार्ड दिया है, जिसको उसको आगे चल करके पैसे मिलेंगे। उसको साहूकार के पास ब्याज से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। ब्याज के चक्कर में उसको आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, बैंक का खाता खोलने वाले गरीब परिवार के लोगों का सरकार ने 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा निकाला है। अगर उसके परिवार में कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार को 1 लाख रुपया मिले, इसकी व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं, गरीब जब बीमार होता है ना, तो एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। परिवार का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। ऑटो रिक्शा चलाता हो, बीमार हो गया, 3 दिन ऑटो रिक्शा बंद हो जाएगी, पूरा परिवार भूखा मरता है। हमने निर्णय किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता खोलेगा, उसको उसके परिवार में अगर बीमारी आई, 30,000 रुपया उसके दवाई के लिए सरकार की तरफ से उसको दिया जाएगा, ताकि गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आ जाए। ये चिंता करने का हमने काम किया है। भाइयों बहनों, जो 60 साल में नहीं कर पाए, वो आज मेरे पास सेकंडों का हिसाब मांगते घूम फिर रहे हैं। और मैं आज मुंबई वासियों भी कहना चाहता हूं, नवी मुंबई एयरपोर्ट हमारे कार्यकाल में हम पूरा करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। नवी मुंबई का सी लिंक हमारे ही कार्यकाल में पूरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हिंदुस्तान का बेस्ट मेट्रो इसी मुंबई में हम लगाएंगे और हमारे ही कार्यकाल में लगाएंगे और उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इतना ही नहीं, यहां सबअब रेल का जो नेटवर्क है,
एक बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। रेलवे हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को गति देने वाला एक सक्षम साधन है, लेकिन सब सरकारों ने ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया कि रेलवे संकट में आ गई है। हमने 100% एफडीआई के लिए रेलवे को ओपन कर दिया है। हम दुनिया भर का निवेश लाने वाले हैं। रेलवे को आधुनिक बनाना है, रेलवे की टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना है, रेलवे की गति को बढ़ाना है, रेलवे की सुविधाएं बढ़ाना है, रेलवे स्टेशनों का नया रंग रूप खड़ा करना है। और इसके लिए, और मैं जहां जहां दुनिया के देश के लोगों को मिला हूं, हर एक को रेलवे में पूंजी निवेश करने का अति उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, निर्णय करने की ताकत लगती है। पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा, इस बार कांग्रेस के मित्र क्या प्रचार कर रहे हैं अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं आया है। मुझे गाली देने के सिवाय भी और कुछ करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पिछली बार वो कहते थे ये एक्ट बनाया, वो एक्ट बनाया, ये कानून बनाया, वो कानून बनाया। वो कानून बना करके वोट मांगने निकले थे। मैंने दूसरा काम उठाया है। सारा कानूनों का जाल है ना, उसको खत्म करने का काम मैंने उठाया है। इतने कानून, इतने कानून, इतने कानून किसी को भी बचने के लिए रास्ता दे देते हैं। और इसलिए मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को काम दिया है, काम निकालो, कितने बिन जरूरी कानूनों का ढेर पड़ा है, सब निकालना है मुझे। सुशासन चलाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके ये नतीजे हैं। नौजवान को रोजगार मिले, स्किल डेवलपमेंट हो। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, अलग मंत्री बनाया गया। जितने भी स्किल के कार्यक्रम अलग अलग विभागों में चलते थे, उन सबको जोड़ करके उसको गति देने की एक नई दिशा दी है। इतना ही नहीं, अभी मैं अमेरिका गया था, उनसे भी मैंने समझौता किया है कि स्किल डेवलपमेंट में मुझे अमेरिका के पास जो नॉलेज है वो मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलना चाहिए, और वो सहमत हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है अमेरिका के साथ। हमारे यहां 3 प्रकार की बीमारियां हैं जो बीमारियां अमेरिका में नहीं है। डेंगू, मलेरिया, टीबी। गरीब लोग मरते हैं। हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है, कम से कम खर्चे वाली इफेक्टिव मेडिसिन, वैक्सीन, इसकी रिसर्च के लिए अमेरिका और भारत मिलकर के काम करेंगे। और डेंगू, मलेरिया और टीबी के कारण देश का गरीब आदमी जो परेशान हो रहा है, उसको राहत देने का एक बहुत अहम कदम हम उठाने वाले हैं। हम अमेरिका गए तो भी हमारे दिल दिमाग में मेरे हिंदुस्तान का गरीब रहा है, उसकी भलाई हमारे दिल दिमाग में रही है, और उसी बात को लेकर के हम चले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज मुंबई की इस धरती से पूरे महाराष्ट्र को प्रार्थना करता हूं कि आप निर्णय करें, स्पष्ट बहुमत का निर्णय करिए। आधा अधूरा किया तो जो हाल पिछले 15 साल से हम भुगत रहे हैं, फिर से हम उसी चक्कर में पड़ जाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए, और सरकार ऐसी बनाए जो दिल्ली की भी सुने और दिल्ली भी जिसकी सुने। सरकार ऐसी हो
जो आपकी बात को दिल्ली पर सीना तान करके बोलने के वाली हो और वो भाजपा की सरकार बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आपको भरोसा है ना मैं मुंबई का भाग्य बदले चाहता हूं? आपको भरोसा है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? महाराष्ट्र का भाग्य बदल सकता हूं, आपको भरोसा है कि नहीं है? लेकिन अगर यहां ऐसी सरकार आ गई जो मेरे साथ मंच पर बैठने की भी हिम्मत ना करती हो, तो कुछ काम होगा क्या? कुछ होगा क्या? सब वैसा का वैसा रह जाएगा कि नहीं? मेरी कितनी इच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? वो फाटक ही बंद कर देंगे, मुझे घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि भारत के संविधान की रचना ऐसी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे दिल में जो एक तमन्ना है, क्योंकि मुझे ये राज्य वो राज्य उस अर्थ में नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की समझ है। अगर देश को आर्थिक तेज गति लानी है तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना नहीं आ सकती है। इसलिए मुझे मुंबई और महाराष्ट्र पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है, हिंदुस्तान की मांग है। आप सही निर्णय करेंगे तो सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भला होने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। मुझे बताइए, स्पष्ट बहुमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? गुजरात में एक कहावत है, मोसाळમાં જમણ અને मां પીરસનારી है। मामा के घर भोजन है और मां परोसने वाली हो। अगर महाराष्ट्र के साथ मेरा ये नाता है, आप मुझे बताइए, आप मुझे सेवा का अवसर देंगे या नहीं देंगे? पक्का देंगे? पक्का देंगे? 15 तारीख को भारी मतदान करेंगे। भाइयों बहनों, मुंबई को, देश को दिशा दिखाने का काम है और आप दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। पूरे भारत माता की। भारत माता की। एक मेरी प्रार्थना है, हम यहां से जाएंगे, कोई कूड़ा कचरा छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम खुद उठा करके जाएंगे। प्लास्टिक का बोतल हो, कागज हो, कुछ भी हो, ये सफाई कर्मचारियों के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। हम भी भारत मां के संतान हैं। हमारी भारत माता अगर गंदी हम करते हैं तो साफ करने का जिम्मा भी हमारा है। करेंगे? प्रॉमिस? सभी उम्मीदवारों को मेरी प्रार्थना है, उम्मीदवार आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार सब आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार सब आगे आ जाए भाई। मुझे उम्मीदवार चाहिए आगे। भारत माता की। भारत माता की। ये सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है, सभी महानुभाव और नेतागण को भी धन्यवाद देती है, लाख नागरिक यहां पर आज उपस्थित थे उनको धन्यवाद देती है, विद्या ठाकुर जी जो हमारी उम्मीदवार है उनको शुभेच्छा देते हुए आज की ये सभा मुंबई में बसे नागरिकों ने उसको यशस्वी किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए ये संपन्न होती है। बोलो भारत माता की। भारत माता की।
भारत माता की. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. छत्रपती शिवाजी महाराज की. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम.